तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल और सभी को खमा गणी जय जोहार। आज अपन नई एक और क्लास लेकर आए हैं। राजस्थान का सामान्य परिचय की जो क्लास थर्ड है वो आज है, उसके एमसीक्यू अपन देखेंगे। ये प्रश्न देखो दोस्तों। पशु परिचर, बीएसटीसी, सीईटी, एलडीसी, राजस्थान के लगभग लगभग एग्जाम जितने भी हैं जिसमें जीके का पोर्शन रहता है उन सब में यह आते ही हैं। और मैंने जो प्रश्नों का जो मतलब प्रश्नों को जो छाटा है वो ऐसे ही प्रश्न लिए हैं जो कि आज तक एग्जाम में आए हुए हैं और उनसे रिलेटेड और भी आने के जो चांसेस हैं उसी प्रकार के लिए, ना एकदम हाई लेवल का कर रहा हूँ ना एकदम लो लेवल का कर रहा हूँ। तो आप बने रहिए, अपन इसी के साथ इसको चालू करते हैं आगे। ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, ठीक है। राजस्थान, एक मिनट, पेन कर देते हैं सही। हाँ। हम्म। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। लगभग लगभग ये एग्जामों में पूछा जा चुका है और आप सब जानते भी हैं कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। तो राजस्थान दिवस जो मनाया जाता है वो 30 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 मार्च को मनाया जाता है जी, ठीक है। 30 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन राजस्थान दिवस 30 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है? तो राजस्थान दिवस 30 मार्च को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 30 मार्च 1949 को राजस्थान की चार बड़ी रियासतें जो थी राजस्थान के एकीकरण में, उनको जोड़ा गया था। कौन सी? तो जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर। ये जो चार रियासतें, इन चार रियासतों को राजस्थान में जोड़ा गया था, ठीक है क्या? तो ये ध्यान में रखना, इस कारण से यहाँ पर राजस्थान दिवस के रूप में इस दिन को मनाते हैं। कौन से? 30 मार्च को, ठीक है। तो एकीकरण की बात चली है तो आपको बता दूं, एकीकरण, राजस्थान का एकीकरण जो है वो पूरा हुआ था 1 नवंबर, सॉरी 9 लिख दिया मैंने, नवंबर, 1 नवंबर 1956 को, ठीक है क्या। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण समाप्त हुआ। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ ये कभी आ जाए तो ये ध्यान में रखना, 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण शुरू हुआ था, ठीक है क्या। 1948 से लगा करके 1956 तक यहाँ एकीकरण चला था। 7 चरणों में चला था, ये ध्यान में रखना है। इसी के साथ में नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं अपन कि बास्केटबॉल को राज्य खेल के रूप में कब दर्जा मिला। तो बास्केटबॉल को राज्य खेल के रूप में दर्जा मिला है वो 1948 को मिला है। राजस्थान का राज्य खेल अगर आ जाता है, ठीक है, राज्य खेल अगर आ जाता है तो राज्य खेल कौन है? बास्केटबॉल है, बास्केटबॉल। और बास्केटबॉल खेल जो है वो एक इंडोर गेम में आता है, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद में खेजड़ी का वानस्पतिक नाम क्या है? खेजड़ी का वानस्पतिक नाम दोस्तों क्या है वो आपको लगभग लगभग सब बच्चे जानते भी हैं, फिर भी अपन देखते हैं कि वो ये खेजड़ी का वानस्पतिक नाम क्या है। तो प्रोसेपिस सिनेरियो जो है वो खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम प्रोसेपिस सिनेरियो है। तो ये बाकी के हैं वो कौन है? तो क्रायोटिस नाइग्रिसिस क्या है? क्रायोटिस नाइग्रिसिस जो है वो गोडावन का वैज्ञानिक नाम है। क्या है? गोडावन का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। गोडावन क्या है? तो गोडावन राजस्थान का राज्य पक्षी है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है, राज्य पक्षी ये है। तो इसका अपन पहले तो आंसर ये वाला क्लिक कर देते, नहीं तो किसी के दिमाग में दूसरा रह जाएगा। क्राइटिस नाइग्रिसिस जो है वो गोडावन के लिए है। गोडावन जो है वो राजस्थान का राज्य पक्षी है, ये ध्यान में रखना है। तो टिकोमेला अंडुलेटा क्या है? तो टिकोमेला अंडुलेटा जो है वो है ये अपने, इसका राज्य पुष्प, राज्य पुष्प कौन सा है? रोहिडा, रोही इडा का है, ये ध्यान में रखना। तो राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? रोइडा। रोइडा का वैज्ञानिक नाम क्या है? टिकोमेला अंडुलेटा, ठीक है। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो प्रोसेपिस सिनेरियो है इसका वैज्ञानिक नाम, जो कि खेजड़ी है। और राज्य पक्षी कौन सा है? तो राज्य पक्षी है गोडावन, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? क्रायोटिस नाइग्रिसिस, ठीक है। तो राज्य पशु कौन सा है? राज्य पशु कौन सा? तो राज्य पशु आ जाएगा अपने चिंकारा, ये ध्यान में रखना, चिंकारा, ठीक है क्या। अब चिंकारा नाम आया है तो ठीक है, अपन इसी के साथ में ये भी मैं आपको बता दूं कि चिंकारा का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? तो चिंकारा का वैज्ञानिक नाम है वो गजेला, गजेला, गजेला। ये गजेला प्रजाति का ही ये एक वो है, जीव है, इस कारण से इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो गजेला बनेटी है। तो ये ध्यान में रखना, क्या है? गजेला बनेटी। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। राजस्थान का अल्प वृक्ष लिखते हैं, यहाँ पे अल्प नहीं, ये कल्प है, तो ये थोड़ा सा उसको सही कर देता है ना, कल्प, राजस्थान का कल्प वृक्ष। तो राजस्थान का कल्प वृक्ष है वो, या राजस्थान का गौरव किस वृक्ष को कहते हैं? तो राजस्थान का कल्प वृक्ष को हो या राजस्थान का गौरव को, वो खेजड़ी को कहते हैं। राजस्थान का कल्प वृक्ष को हो या राजस्थान का गौरव को, किसको कहते हैं? खेजड़ी को कहते हैं। खेजड़ी का एक दूसरा नाम है, खेजड़ी को जाटी भी कहते हैं, जाटी, ठीक है। उसके बाद में खेजड़ी को शमी भी कहते हैं, तो ये ध्यान में रखना है ना। खेजड़ी को शमी भी कहते हैं, खेजड़ी को जाटी भी कहते हैं। और इसको जो राज्य अपने क्या कहते हैं, राज्य वृक्ष के रूप में जो दर्जा दिया गया था वो कब दिया गया था? तो 1983 में दिया गया था, ठीक है, 1983 में। तो ये ध्यान में रखना, आगे डेट आएगी तो और भी अपन अच्छे से देखेंगे, है ना। तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक खेजड़ी कहाँ पर पाई जाती है? तो राजस्थान में सर्वाधिक खेजड़ी पाई जाती है सब शेखावाटी क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है, यानी कि शेखावाटी क्षेत्र है वो तो 1 नंबर पर आ जाता है, ठीक है, मान लिया। तो शेखावाटी क्षेत्र के बाद में दूसरी जगह पर कहाँ पर सर्वाधिक खेजड़ी होती है? तो वो है नागौर में, ये भी ध्यान में रखना, नागौर है वो दूसरे नंबर पर आ जाता है। जबकि राजस्थान का लोग सोचते हैं कि खेजड़ी जो है वो रेगिस्तान में है, कांटेदार है, इस वजह से ज़्यादातर होगा, मारवाड़ की तरफ नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये शेखावाटी क्षेत्र में सर्वाधिक है खेजड़ी, और शेखावाटी क्षेत्र के बाद में दूसरा नंबर आता है तो नागौर का आता है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है क्या। वागड़ क्षेत्र किसको कहते हैं? ये तो आप जानते हैं, वागड़ क्षेत्र कहते हैं बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ का जो सम्मिलित रूप है वो वागड़ क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। दक्षिणी राजस्थान में कौन आते हैं? दक्षिण राजस्थान में भी यही आते हैं, वागड़ क्षेत्र वाले। पश्चिमी राजस्थान में कौन? पश्चिमी राजस्थान में जो राजस्थान के पश्चिम में जितने भी राज्य आते हैं वो सारे सारे पश्चिमी राजस्थान में आ जाते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है।
किस वर्ष खिचड़ी पर 60 रुपये का टिकट निकाला गया? किस वर्ष खिचड़ी पर 60 रुपये का टिकट निकाला गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1988। 1988 में खिचड़ी पर 60 रुपये का टिकट निकाला गया, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद में यहाँ पर ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जो खिचड़ी है उसको, मतलब खिचड़ी के जो वृक्ष है वो सर्वाधिक कहाँ पर है? शेखावाटी क्षेत्र में सर्वाधिक देखे जाते हैं। और खिचड़ी, ये इसी से ही एक बात और भी ध्यान रखने वाली है कि खिचड़ी की पूजा कब की जाती है? तो खिचड़ी की जो पूजा की जाती है वो की जाती है विजयादशमी के दिन की जाती है। कब की जाती है? विजयादशमी। अब विजयादशमी कब होती है? कोई ऐसा सोचेगा तो ध्यान में रखना, जिस दिन रावण को जलाते हैं वो क्या है? विजयादशमी है। क्या है? वही विजयादशमी है, दशहरे के दिन ही इसकी पूजा की जाती है। उसके बाद में जो खेजड़ी है, खेजड़ी वृक्ष के नीचे किस लोक देवता का मंदिर है या थानक है? तो ध्यान में रखना, किसका? गोगा जी का। किसका? गोगा जी का। गोगा जी का है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना किनका है? गोगा जी का है। फिर उसके बाद में आपको देखना है कि इनके अलावा और किनका होता है? तो एक झुंझार जी है, जो कि प्रश्न कभी बन जाए तो ध्यान में रखना कि झुंझार जी जो है उनका भी थानक केजड़ी वृक्ष के नीचे ही है, झुंझार जी। ठीक है, झुंझार बाबा भी कह सकते हैं, झुंझार बाबा का मंदिर या झुंझार बाबा का थानक या झुंझार बाबा का थान कहाँ पर बना हुआ, किस किस वृक्ष के नीचे आता है, ऐसा कुछ आ जाए तो केजड़ी वृक्ष के नीचे। गोगा जी का भी खेजड़ी वृक्ष के नीचे। खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस दिन की जाती है? विजयादशमी के दिन की जाती है, दशहरे के दिन की जाती है। खेजड़ी वृक्ष को पर 60 रुपये का टिकट कब निकाला गया? तो 1988 में निकाला गया। ठीक है, ये सारी चीजें। और केजड़ी वृक्ष है क्या? तो राजस्थान का राज्य वृक्ष है। केजड़ी वृक्ष को राजस्थान का राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया? तो कब किया गया? 1983 में किया गया। ये भी ध्यान में रखना। डेट सहित भी बताऊंगा, लेकिन वो प्रश्न आगे आने वाला, इसलिए फिर मैं डेट सहित नहीं बता रहा हूँ। फिर उसके बाद में किस किस रियासत के राज चिन्ह के रूप में खिचड़ी को दर्शाया जाता है? तो किस रियासत के राज चिन्ह में खिचड़ी को दर्शाया जाता है? आप खुद बताइए। कि उदयपुर? नहीं, उदयपुर नहीं है। जैसलमेर? नहीं जी, ये भी नहीं है। बाड़मेर? बाड़मेर भी नहीं है। तो है बीकानेर। बीकानेर में, बीकानेर के जो राज्य मतलब बीकानेर जो रियासत थी उसमें राज्य चिन्ह के रूप में खिचड़ी को दर्शाया जाता था। उनका जो ध्वज होता था, क्या ध्वज पर खिचड़ी का चित्र अंकित किया हुआ था। तो ये ध्यान में रखना है। इसके बाद में मारवाड़ के किस शासक के समय, मतलब किस शासक के समय 1730 में अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में 363 लोगों ने खिचड़ी को अपने खिचड़ी के लिए अपने प्राण त्याग दिए? तो जो ये मारवाड़ के जो शासक थे वो कौन थे? तो मेहरानगढ़ जो जोधपुर है वहाँ के जो शासक थे वो थे अभय सिंह थे। अभय सिंह के समय में उन्होंने, मतलब अभय सिंह के समय में 1730 में अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में ये जो खिचड़ी आंदोलन हुआ था, जिसमें 363 जो लोग हैं वो मारे गए थे। उन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था। तो ये ध्यान में रखना है। उसके बाद में आपको खिचड़ी वृक्ष से रिलेटेड लगभग सारी चीज़ें तो बताई दी है। खिचड़ी वृक्ष कहाँ पर है सर्वाधिक मात्रा में? तो खिचड़ी वृक्ष सर्वाधिक मात्रा में है वो शेखावाटी क्षेत्र में है। शेखावाटी क्षेत्र में खिचड़ी वृक्ष है। उसके बाद में और क्या है कि आपको ये भी ध्यान में रखना है कि अगर मान लो कि 1730 अगर नहीं आ जाता है, ठीक है, और 1730 नहीं आता, और पूछ लिया जाए कि विक्रमी संवत, विक्रमी संवत 1787 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो भी ध्यान में रखना है कौन सा है? खेजड़ी आंदोलन हुआ था। खेजड़ी, ठीक है, खेजड़ी आंदोलन हुआ था, ये ध्यान में रखना है 1787 में। यहाँ पर आपको और एक अच्छी चीज़ मैं बता देता हूँ कि जो ये खिचड़ी आंदोलन हुआ था, जिसमें अमृता देवी विश्नोई ने नेतृत्व किया था, 363 महिलाएं मारी गई थी, मतलब लोग मारे गए थे। और तब का शासक कौन थे? अभय सिंह थे, महाराजा मारवाड़ जोधपुर के अभय सिंह थे। तो इन्होंने ये जो वृक्ष काटने का जो आदेश दिया था वो क्यों दिया था? तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि मेहरानगढ़ में एक फूल महल है। फूल महल है, महल, जो कि मेहरानगढ़ में एक फूल महल है। उस फूल महल के निर्माण में, मेहरानगढ़ के फूल महल के निर्माण के लिए उन्होंने यह आदेश दिया था। ठीक है क्या? तो ये ध्यान में रखना है। उसके बाद में आपको ध्यान में और भी क्या रखना है कि इसमें जो ये 363 है, तो 363 में पुरुष महिलाओं की संख्या कभी कभी पूछ ले, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो पुरुष है वो थे कितने? पुरुष के लिए मैं पी लिख देता हूँ, पुरुष है 294 पुरुष हैं। और महिलाएं जो है उसके लिए मैं एम लिख देता हूँ। ठीक है क्या? तो महिलाएं कितनी है? 65 महिलाएं थी, ये ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। खेजड़ी और रोहिड़ा को राज्य वृक्ष के रूप, राज्य वृक्ष और राज्य पुष्प के जो दर्जा है वो कब दिया गया? तो मैं इसीलिए आपको ये डेट नहीं बता रहा था, क्योंकि 31 अक्टूबर 1983 को खिचड़ी व रोहिड़ा को राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया। अब खिचड़ी और जो ये रोहिड़ा है उसको राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया, ठीक है, मान लेते हैं। तो मुझे अपन इसी के साथ में एक और रिकॉल कर देते हैं कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम है वो है टिकोमेला, टिकोमेला अंडुलेटा। ठीक है क्या? तो मैं सिर्फ इतना ही लिखना, टिकोमेला अंडुलेटा, आप कर देना। फिर उसके बाद में खिचड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो खिचड़ी का जो वैज्ञानिक नाम है वो है प्रोसेपिस सिनेरियो, प्रोसेपिस सिनेरियो, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, प्रोसेपिस सिनेरियो। खेजड़ी को झाटी भी कहते हैं, शमी भी कहा जाता है, तो ये ध्यान में रखना। खीजरो भी कहते हैं शमी को, क्या कहते हैं? खीजरो भी कहते हैं। तो ये जो शमी के जो नाम है खिचड़ी के, जो ये कुछ एक नाम है वो ध्यान में रखना है, ठीक है। इसी के साथ में नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं अपन। मारवाड़ टीक के नाम से किसको जाना जाता है? तो मारवाड़ टीक के नाम से जाना जाता है रोहिड़ा को। मारवाड़ टीक के नाम से किसको जाना जाता है?
रोइडा को मारवाड़ मारवाड़ टीक के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में रोइडा जो है वो राजस्थान का राज्य पुष्प के रूप में भी ये जाना जाता है। और यह जो राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र और मारवाड़ अंचल में ये इमारती लकड़ियों के मुख्य स्रोत के रूप में भी इसके वृक्ष काम में आते हैं। उसके बाद में आपको एक ये चीज़ भी याद रखनी है कि एक अलग प्रकार का चूहा होता है, ठीक है, जो कि इसके पुष्पों को या इसके जो पेड़ है इसको कुरेद कुरेद कर खराब कर देता है, ठीक है। तो वो कौन सा चूहा है उसको भी अपन आगे देखेंगे। मैं आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए कि एक चूहा होता है जो कि इस पौधे के लिए या इस फूल के लिए या इसके पेड़ के लिए थोड़ा सा नुकसानदायक होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना, कौन सा है वो अपन देखेंगे आगे, है ना। मैं बताऊंगा आपको। जरवील नामक चूहा, कौन सा? जरवील नामक चूहा रेगिस्तान के वनस्पति को नुकसान पहुंचाता है। तो रेगिस्तान की किस वनस्पति को नुकसान पहुंचाता है? जरवील नामक चूहा। अभी इसके जस्ट आगे वाले प्रश्न में मैंने कहा था, मैंने आपको ये इसलिए बताया क्योंकि आप लोग जब ये प्रश्न मेरे साथ सॉल्व करते हैं या आप मेरे द्वारा ये प्रश्न को आप पढ़ाए गए को देखते हैं, तो पहले से ही आगे आने वाले प्रश्नों को थोड़ा बहुत आपको हिंट मिल जाएगा, तो आपको भी उसको सॉल्व करने में मजा आएगा। तो इसलिए इसका ध्यान में रखना, जरवील नामक जो चूहा है वो किस वनस्पति को नुकसान पहुंचाता है? रोइडा की जो वनस्पति है उसको नुकसान पहुंचाता है। रोइडा जो है वो राजस्थान का राज्य पुष्प है, खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। एंटीलोप जाति का वह प्राणी जिसे वन्य जीव की श्रेणी में पशु घोषित किया गया। तो एंटीलोप प्रजाति का वह जीव जिसे राजस्थान का राज्य पशु घोषित किया गया, तो कौन सा है? तो चिंकारा है। कौन सा? चिंकारा। तो ये ध्यान में रखना है, चिंकारा को राज्य पशु का दर्जा दिया गया है। चिंकारा एक प्रकार की हिरण की प्रजाति है, ये भी ध्यान में रखना, जो कि सलमान खान ने जो केस में फंसे थे वो यही चिंकारा के केस वाले में फंसे थे, ठीक है। फिर इसके बाद में आपको मैं बता दूं, ऊँट है, ऊँट ऊँट को भी राज्य पशु का दर्जा दिया गया। कब दिया गया था? तो 2014 में ही इसको राज्य पशु का दर्जा दिया गया था। ये पालतू राज्य पशु में आ जाता है और यह जो आता है वो वन्य जीव की श्रेणी में इसको डाला गया है। ये कृष्णमृग नाम आया, तो कृष्णमृग का आपको ध्यान में रखना है कि जो काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? ऐसा प्रश्न आता है तो आपको ध्यान में रखना, ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो चूरू में है, ये ध्यान में रखना, ठीक है क्या? ये अच्छा है। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न, चिंकारा को कब राज्य पशु का दर्जा दिया गया? तो चिंकारा को राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया? तो चिंकारा को राज्य पशु का दिया गया था 22 मई 1981 को राज्य पशु का दर्जा दिया गया। तो ठीक है, चिंकारा को राज्य पशु का दर्जा 22 मई 1981 को दिया गया। तो घोड़ावन को राज्य पक्षी का दर्जा कब दिया गया? घोड़ावन को राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया, वो है 21 मई और 1981, ये ध्यान में रखना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं अपन। क्रायोटिस नाइग्रिसिस का वैज्ञानिक किसका वैज्ञानिक नाम है? क्रायोटिस नाइग्रिसिस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो क्रायोटिस नाइग्रिसिस जो है वो चिंकारा का वैज्ञानिक नाम है। किसका नाम है? चिंकारा का वैज्ञानिक नाम। गोडावन का वैज्ञानिक नाम मैं पहले भी बोल चुका हूँ, गजेला 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 गजेला, ये ध्यान में रखना है, गजेला गजेला। गोडावन का ये है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है क्या। उसके बाद में अपन देखेंगे आगे। राष्ट्रीय मरु उद्यान में गोडावन के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कब लॉन्च किया गया? तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रोजेक्ट जो है वो 5 जून 2013 को लॉन्च किया गया। ये 5 जून 2013 को लॉन्च इसलिए किया गया क्योंकि गोडावन जो है वो एक मतलब विलुप्त तो होती हुई प्रजाति के अंतर्गत था, तो जिसको बचाने के लिए ये किया गया था। और ये घास के मैदानों में हुआ करता है, पाया जाता है सर्वाधिक, तो इस वजह से ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। और इसके साथ में आपको गोडावन के बारे में थोड़ा सा कुछ और भी नॉलेज आपको पता होना चाहिए कि इसको माल मोरडी भी कहा जाता है, माल मोरडी भी कहा जाता है। अगर ये स्पेशल अगर स्थान पूछ लिया जाए कहाँ पर, तो इसको मालमोड़ी कहा जाता है। हाड़ौती में इसको मालमोड़ी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद में आपको ये जो गोडावन है वो सर्वाधिक कहाँ पर मिलते हैं? तो ये सोरसेन बारा में, उसके बाद में सोकलिया, ये यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ये याद रखना, मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि सही से लिख नहीं पा रहा हूँ कि गोडावन सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पर। तो राजस्थान का राज्य पक्षी है वो तो फिक्स है। मालमोड़ी के नाम से भी इसको जाना जाता है, इसको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद में ये सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पर होता है? तो सोरसेन बारा में यह है। उसके बाद में एक तो मरु उद्यान में भी है, सोकलिया केकड़ी में भी यह है, ये ध्यान में रखना, ठीक है क्या। तो दोस्तों इसी के साथ में अपना ये आज की जो क्लास है वो खत्म होती है। थैंक यू, आपने इतनी देर तक मुझे सुना। थैंक यू, आपने मुझे इतनी देर तक सुना। और मैं आपको फिर से यही कहूँगा कि बारूद स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मेरे द्वारा बताए गए वीडियो या मेरे द्वारा जो क्वेश्चन सॉल्व करवाए जा रहे हैं वो किसी न किसी की मदद हो सके, इससे ये सोच के मैं करवा रहा हूँ। और मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना, क्योंकि मैंने ये फील्ड चॉइस किया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ाना। मैंने सोचा कि मैंने जितना पढ़ाई करी है, अगर किसी और का भी मुझसे फ़ायदा होता है तो क्यों ना होना चाहिए करके। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इसमें और क्या बेहतर किया जा सकता है, अगर आपकी एडवाइस देनी है तो बिल्कुल स्वीकार है, आपकी एडवाइस आप दीजिए। मैं इसमें जो हो सके और सुधार करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं तो यही चाहता हूँ जितना बेस्ट दे सकूँ आपके लिए, और जितना बेस्ट आपका फ़ायदा हो सके, जितना आपको लाभ मिले उतना मुझे अच्छा लगेगा। तो पशु परिचर वाले जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। उसके बाद में थर्ड ग्रेड एग्जाम 100% अभी आने वाली रीट की, तो उसमें भी यह बहुत पूछे जाते हैं। लेवल 1 में तो ये यहाँ से सामान्य जीके से ही प्रश्न उठाए जाते हैं हमेशा से, ठीक है। और लेवल 2 के लिए ये सामान्य है यहाँ से, और उसका जो दूसरा सिलेबस है वो भी पूरा पूरा आता है। ये ग्रेड 2 वाले सेकंड ग्रेड वाले में जीके वाला पोर्शन है वो राजस्थान का ज़्यादा रोल रहता है, तो राजस्थान अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद में बीएसटीसी का भी होगा, और अभी पीटीईटी की भी फॉर्मिंग चालू हो गई है। पीटी
ईटी की भी फॉर्मिंग चालू हो गई है, तो वो भी एग्ज़ाम जल्द आने वाला है जून महीने में, तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, और आपका प्यार ऐसे ही बना रहे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें, और आपका जितना ज़्यादा फ़ायदा इस वीडियो का उठा सकते हो आप उठाइए। थैंक यू।